अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। कहा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब और वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद आज फैसला महफूज किया गया था, जो अब से थोड़ी देर पहले सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नून लीग जो इस मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार रही है, कुछ रहनुमा 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हामी नजर आए। कुछ रहनुमाओं का ख्याल था कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ही होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह फैसला नहीं कर पा रही थी, मगर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाने के लिए फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून तो फैसला नहीं कर पाई, पीडीएम हुकूमत तो फैसला नहीं कर पाई इलेक्शन से मुताल्लिक, एक गैर यकीनी की सूरत हाल रही। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को कि पंजाब में इलेक्शन करवाना होगा, 90 दिन के हिसाब से उसका शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया है। क्या करेगी पीडीएम हुकूमत अब? देखें, पीडीएम हुकूमत का या पीएमएलएन का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का जो है वो हुक्म जाने। हमारी ये राय ज़रूर है कि इलेक्शन अगर इकट्ठे होंगे तो उनके फ्री और फेयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उनके रिज़ल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा, उसमें एक वज़न होगा। दूसरी सूरत में अगर केयर टेकर सेटअप, जो कि आइन की स्कीम है, उसके मुताबिक अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो ना अब होता है और ना जनरल इलेक्शन के मौके पे अक्टूबर में होता है, तो ये दोनों इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ होंगे और इन इलेक्शंस में हारने वाला जो है वो फिर दोबारा धरने करेगा, लॉन्ग मार्चेस करेगा और मुल्क मुस्तकिल एक सियासी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार रहेगा। ये हमारी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, हमारी एक राय है। इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, अदालत ने फैसला करना है। अगर इलेक्शन होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमने तो तैयारी शुरू की हुई है इलेक्शन की, हमको इस बात से गाफिल नहीं है। लेकिन राना साहब, गवर्नर तो आपके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम के गवर्नर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के गवर्नर, उनकी राय ये है कि नहीं होने चाहिए अभी इंतखाबात, इकट्ठे एक मरतबा ही मुल्क में होने चाहिए। काबीना में भी डिस्कस हुआ, आपके कई सरकर्दा रहनुमा कह चुके हैं। तो क्या इससे मुतालिक कोई और हिकमत अमली नहीं होगी मुस्लिम लीग नून की? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया जाएगा? नहीं, देखें, ये हमारी राय है ना। ये अगर पंजाब के गवर्नर साहब की ये राय है कि क्योंकि मैंने असम्बली को तोड़ा नहीं है तो इसलिए तारीख देना जो है वो मेरा काम या ज़िम्मेदारी नहीं है, और अगर केपीके के हालात के मुताबिक या उनके ज़ेर असर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा है कि ये सूरत हाल है, इसका जायज़ा ले लिया जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा कर लिया जाए, तो ये उनकी एक राय है। लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन राना साहब, ये फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक है, लेकिन ये राय से बढ़कर है मामला। वजारतें कह चुकी हैं कि वो ताउन नहीं कर सकती, सिक्योरिटी खदशात का सामना है मुल्क को, और इससे मुताल्लिक अदालत में भी जवाब दिया जा चुका है। तो फिर कैसे इंतखाबात होंगे? आप कह रहे हैं हम तैयार हैं। देखिए, हम तो एक सियासी जमात के तौर पे तैयार हैं ना। सियासी जमात ने तो कोई फंड्स फराहम नहीं करने, हमने तो अपने कैंडिडेट्स देने हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वो आपके इल्म में होगा कि हमने अपना जो है वो एक तंजीमी दौरों का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस बारे में जो पार्लिमानी बोर्ड है उसकी तश्कील जो है वो फ़ाइनल हो चुकी है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन अप्रैल में हो जाए तब भी लड़ेंगे, अक्टूबर में चले जाएँ तब भी लड़ेंगे, इकट्ठे हों तब भी ठीक है।
अगर नहीं इकट्ठे होते तो फिर भी लड़ेंगे, लेकिन हमारी एक राय है। नहीं, इसका मतलब ये राना साहब के बतौर जमात आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए, बतौर हुकूमत तैयार नहीं है? मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि ये अफरा तफरी और अनारकी फैलने का खदशा है। इसका मतलब ये हो कि आप बतौर सियासी जमात तैयार हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन हुकूमत के तौर पर तैयार नहीं इंतखाबात के लिए। ये कैसे हो सकता है कि वजारत दिफा, वजारत दाखिला कहे हम इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं कर सकते और इलेक्शन हो जाए मुल्क में? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो तैयारी करे या ना तैयारी ना करे, और जो है वो इलेक्शन को हुकूमत ने तो नहीं करवाने, इलेक्शन तो करवाने इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो फ़ैसला करता है, इलेक्शन कमीशन को एक मुआशी सूरत हाल के मतलब वजारत ख़जाना ने बताया है, इसी तरह से जो दूसरी वजारतें उन्होंने बताया है कि मरदमशुमारी शुरू है, और जो एजुकेशन का अमला है जो कि मरदमशुमारी में भी जो है वो उसको बरूए कार लाया जाता है, और इसमें जो है वो इलेक्शन में भी, और वो भी मार्च में जो है वो बच्चों के इम्तिहान होते हैं, उस वक्त वो उधर मसरूफ़ होगा। खाना शुमारी में जो सेंसस होने जा रहा है उसमें मसरूफ़ होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ हैं, और हक़ाइक़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक है, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अदालत के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देता है राना सलाम साहब, तो वजारत दाखिला, दीगर वजारतें फिर उनके साथ ताउन करेंगी, सिक्योरिटी भी देंगी, तमाम तर सहूलियात मुहैया करेंगी। देखें, वो जो मजबूरी या जो अपना लिमिटेशंस बताई हैं वो हकीकत है। उनमें रहते हुए या उनके साथ होते हुए जो हो सकता होगा वो बिल्कुल हुकूमत करेगी। अच्छा राना साहब, अब इलेक्शन के अलावा जो इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल है उसमें कुछ नई बातें सामने आई हैं, और मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो सामने आता रहा है। कहते तो आप ये हैं कि 28 नवंबर के बाद हमें हुकूमत मिली। अब जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा है जनरल डाइट कमर जावेद बाजवा से मुतालिक, उसमें तो यहाँ तक बात बता दी गई है कि इस हद तक बात चली गई थी कि इस पर समझौता हो गया था कि आपकी हुकूमत मुस्ताफ़ी होगी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी, और फिर किस वक्त इंतखाबात होंगे। नवाज शरीफ भी उसमें शामिल थे। पब्लिक में ये कहा जाता है कि हमें सही से इख्तियार नहीं मिला था। हकीकत ये सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून भी ऐसे समझौते में शामिल थी जो कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका बाद में। नहीं, कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ, और मुस्लिम लीग नून किसी समझौते में शामिल नहीं थी, और हमने कभी नहीं कहा कि जी 28 नवंबर के बाद हमें हुकूमत जो है वो मिली है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने यही कहा है राना सलाम साहब। वो अपना पार्टी लीडर हैं, वो जब आवाम से बात करती हैं तो वो अपनी राय का इजहार कर सकती हैं, लेकिन कब आपको वज़ीर आज़म ने या हुकूमत ने या कैबिनेट ने कहा है कि हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली है। बाकी जो हुकूमत की लिमिटेशंस हैं वो अपनी जगह पे हैं, उनके ऊपर जो है वो हर तरह से बात हो सकती है, लेकिन कोई इस किस्म का जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया गया, ना कोई इस किस्म के एग्रीमेंट की जो है वो बात थी। लेकिन जहाँ तक आप किसी भी बात को अगर आप जो है वो सियाक़ व सबाक़ से हटा के करेंगे तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे ये कोई एक अजीब बात है। मिसाल के तौर पे अगर ये 21 मई को 25 मई को आके और ये धमकी ना देते कि जी मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, और मैं आके यहाँ पे जो है वो हर चीज़ को जो है वो मैं पूरे शहर को सील कर दूँगा, मैं आके धरना दूँगा, मैं ज़बरदस्ती तारीख लेके जाऊँगा और मैं सबको बंद कर दूँगा, अगर ये ना करता तो शायद अगले 2 दिनों में, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वज़ीर आज़म ने या PMLN ने मुस्तफ़ी हो के इलेक्शन की तरफ जाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जब इनकी धमकियाँ आई तो फिर उसमें जो है वो PDM में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी इस तरह से तो हम आवाम में जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि हम इसकी धमकियों के आगे लग के जो है वो आवाम में गए हैं, और वो हमारे लिए सियासी तौर पे मुनासिब नहीं होगा, इसलिए इसकी 25 मई की धमकी को जो है वो देख लिया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाज़ वक़्त में बाज़ चीज़ें जो हैं
उनको पेश नज़र रखते हुए कुछ फ़ैसले हुए हैं, लेकिन जिस फैसले पे अमल दरामद ना हो बाद में उसको किसी और तरह से इंटरप्रेट करना जो है ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, आपके कई रहनुमा मेहताब अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत लेकर गलती की। कैप्टन सफदर ये कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो के बयानिए से इस बयानिए को छोड़कर हमने गलती की। इतना कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, अगर वो झूठे केसेस थे, इक़्तिदार से निकाला गया, इलेक्शन में धांधली हुई, उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून ने अब गलतियाँ ही करते रहना है। और दावा ये है कि हम सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क की जो साख है, मुल्क की मैशत है, उसको बचा रहे हैं। तो वो तो आपकी सियासी साख को तो नुकसान पहुंचा ही है, क्योंकि सख्त महंगाई की लहर आई, इतनी आई कि मरीम नवाज साहिबा अपने ही जमात के वज़ीर ख़जाना से खुश नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद करते हुए वो साहब नज़र आई। और अब 170 अरब के नए टैक्स लगाने जा रही है आपकी हुकूमत, जो कि लगाने पड़ेंगे IMF के मुआहदे की वजह से। तो फिर किस तरह से आप आवाम में जाएंगे और कैसे आप कह सकते हैं कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? कैसे बर्दाश्त करेगी आवाम आपके इन फैसलों को कि महंगाई बढ़ रही है और इलेक्शन में आपको वोट दे दें? जी, हम आवाम में इस बयानिए के साथ जाएंगे कि ये बदबख्त इमरानी टोला जो है, इसने एक साजिश के तहत 2017 में जो साजिश की गई मियां नवाज शरीफ की एक ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क को लेके आगे बढ़ रही थी। और आप देखें कि जुलाई 2017 में पेट्रोल कहाँ पे था, आटा कहाँ पे था, चीनी कहाँ पे थी, जो है वो डॉलर कहाँ पे था। और उस वक्त मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश करके मुल्क को जो है वो मुतज़लज़ल किया गया, मुल्क को एक सही तरक्की पे गामज़न रास्ते से हटाया गया। और उसके बाद एक ऐसे बदबख्त टोले को मुसल्लत किया गया जिसने 3.5 साल में सत्यानाश कर दिया इस मुल्क की इकानमी का, इस मुल्क को बहरान से दो चार कर दिया। और ये मुल्क जो है वो डिफ़ाल्ट की तरफ लेके जा रहे थे। उन्होंने एक इतना गलत मुआहदा किया IMF के साथ, जिसको पूरा करते करते जो है वो हम इस हालत को पहुँचे हैं। अब जो भी हमने यानी कीमतें बढ़ाई हैं या जो डॉलर शूट हुआ है, ये सारा कुछ जो है ये उस मुआहदे की वजह से है जो ये बदबख्त इमरानी टोला जब हुकूमत में था, इस मुल्क पे मुसल्लत था, उस वक्त ये जो है वो करके गया है। इस सारे मामले के मुजरम, इसके कसूरवार वो हैं, हम नहीं हैं। हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, हमने इस मुल्क को सेव किया है। हम इस बयानिए के साथ जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अवाम में जाएंगे। इस बयानिए के साथ जाएंगे राना सनाउल्लाह साहब और बताएंगे कि इमरान खान को मुसल्लत किया गया था, लेकिन जिनकी तरफ से मुसल्लत किया गया था उनके बारे में नहीं बताएंगे अवाम को और उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। नहीं, उनके ख़िलाफ़ वो तो उन्होंने तो ख़ुद जो है वो बताया है कि हमसे गलती हुई। हम एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस मुल्क पर मुसल्लत जो है वो करने में जो है वो गलती हमने खाई कि जो इस मुल्क को जो है वो किसी हादसे से दो चार करने वाला था। यानी इसने जो है वो जो अपनी हुकूमत में जो रवैया रखा अपोजिशन के साथ, इकॉनमी के साथ, जो इसने पॉलिसीज़ अपनाई, तो फिर उन्होंने ही फिर जो है वो ये देखा कि ये तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो मुल्क दुश्मनी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो अब तो रोज़ा रोशन की तरह यहाँ हैं। लेकिन अब तो ये कोई बात ढगी छुपी नहीं है और आवाम को भी पता है, आवाम इंशाअल्लाह ताला सही फैसला करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि सिर्फ गलती मानना ही काफ़ी नहीं है, इमरान को निकाल बाहर करना होगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की नायब सदर है, चीफ ऑर्गेनाइज़र है, ऐसे ओहदे पर वो आई हैं कि जिसकी वजह से आपके सीनियर लीडरशिप ने अपने ओहदे छोड़ दिए, उनकी बात की अहमियत नहीं होगी या उस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा राना साहब। नहीं, ये उनकी राय है, मेरी राय भी हो सकती है, लेकिन मेरी राय जो है वो पार्टी के जो है वो राय से मुख्तलिफ हो सकती है। ये पार्टी की जो है वो राय नहीं है। जो पार्टी में रहनुमा होते हैं उन्हें बात करने की, अपनी राय रखने की आज़ादी होती है। ये जमहूरी पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है। जमहूरी पार्टी में कारकुनों को, लीडर्स को अपनी राय रखने की आज़ादी होती है, लेकिन बाद में किसी मसले के ऊपर जब पार्टी को फैसला करती है तो फिर उस फैसले की सबको पाबंदी करनी पड़ती है। तो आपने ये बात भी तस्लीम की कि आपका भी ख्याल है कि कमर जावेद बाजवा के होते हुए इमरान खान को हिमायत हासिल थी या उनको मदद मिल रही थी, तो क्या अब भी मुस्लिम लीग नून या PDM समझती है कि उनको किसी किस्म की मदद या सहूलतकारी मिल रही है कहीं से? नहीं, देखें, मैं तो ये वो बात कर रहा हूँ या वो बात हम में से बहुत सारे हमारे रहनुमा कर रहे हैं जो बाजवा साहब ने ख़ुद तस्लीम की है। ये तो बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड है। 2018 में जो हुआ है, कोई मेरे शहादत देने वाली बात तो नहीं है ना।
इमरान खान खुद, अब 2023 इमरान खान खुद कहता है, इमरान खान खुद कहता है कि जी मुझे इस तरह से लाया गया, और उसके बाद वो कहता है खुद कि मेरी असम्बली की हाज़िरी जो है वो मुझे एजेंसी जो है वो पूरा करके देती थी। तो अब इसमें और फिर इसमें क्या शक है। राना सनोल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बात करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वफाकी वज़ीर, उनका मौक़िफ़ आपके सामने है। वाज़ेह नहीं है मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी कि इलेक्शन में जाने की हिकमत अमली क्या है। बतौर सियासी जमात कहते हैं तैयार है, हुकूमत उस तरह से ताउन नहीं कर रही है, वाज़ेह ऐलान नहीं कर रही कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फ़ैसला कर लेता है तो फिर उनके साथ ताउन करना ज़िम्मेदारी होगी, या उसके ख़िलाफ़ हुकूमत और मुख्तलिफ़ वज़ारतें एहतजाज करेंगी या मज़ाहमत करेंगी। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून PDM हुकूमत तैयार नज़र नहीं आ रही थी आम इंतखाबात के लिए, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इंतखाबात के लिए, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कामयाबी है। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ यह है कि वो एक सियासी जमात के तौर पर तैयार है इंतखाबात में जाने के लिए। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, हुकूमत का नहीं है। लेकिन पिछले चंद दिन में बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा था कि हुकूमत की मुख्तलिफ़ वज़ारतें इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा ये मौजूदा हुकूमत के लिए, हम बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार रैंक पर्सन मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद है। मुनीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाएगा ये, या अभी भी उनके पास कोई कानूनी रास्ता होगा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, या फिर तहरीक इंसाफ अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाएगी? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, इस वक्त अगर जो फैसला सुनाया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा मुनासिब फैसला है। और अगर आइन की जो तशरीह है उसको बाकायदा तौर पर देखा जाए और उसके स्पिरिट और लेटर दोनों को देखा जाए तो बड़ा मुनासिब फैसला है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तारीख तो देगा, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के साथ ये तमाम ताउन जो कि हासिल होना चाहिए वजारत खजाना की जानिब से, जिन डिपार्टमेंट से या इंस्टीट्यूशन से मदद ली जाती है इलेक्शन स्टाफ की, क्या वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे? क्या इजाफी ग्रांट जो कि इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखी है इस हवाले से वो मिलेगी? और एक और जो अहम मामला है, जो एक कानूनी नुक्ता है, उसके ऊपर क्या मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत इस मामले को मजीद अदालत में लेके जाएगी कि क्या इन दोनों सूबों के अंदर पुरानी हल्का बंदियों और पुराने सेंसस के तहत इलेक्शन करवाए जाएं, और फिर वफाक और दो अलहदा सूबों में यानी पंजाब सिंध और बलोचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हल्का बंदियों और मुख्तलिफ सेंसस के तहत इलेक्शन करवाए जाएं। ये एक बुनियादी बात है, शायद इसे वफाकी हुकूमत अदालत में ले जाना चाहे। और ये जो टेररिज्म का मामला है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये मामला इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था, इलेक्शन कमीशन को ही डिसाइड करना है अब भी। लेकिन ये तमाम जो इदारे हैं ये इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करते हैं, उन्हें क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या चीज़ फर्निश करती हैं, क्या इलेक्शन कमीशन उनकी तरफ से अगर कोई उज़र पेश किया जाता है तो उसे बाय आउट करता है या नहीं, और एक ऐलान कर देता है तारीख का। ये मामला दिलचस्प होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोतरज़ नजर आई तो मुस्लिम लीग नून ज़्यादा कमज़ोर नजर आएगी, और उसका इंप्रेशन ये होगा कि वाकई मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतखाब नहीं चाहती और इंतखाब से भाग रही है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह साहब को कोट किया कि वो तैयार है, मरियम नवाज शरीफ साहब अभी वापस तशरीफ ला चुकी हैं, उन्होंने तकरीबन एक कैंपेन का भी आगाज कर दिया है, तो अब इलेक्शन तो जो आइन के अंदर मुद्दत मौजूद है असेंबली तहलील होने की सूरत में वो तो 90 दिन है। हम तकरीबन 1 महीना तो उसमें गुजर चुका है। अब अगले 2 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक डेट देनी है। लेकिन तमाम चीजें इस बात पर उसके गिर्द घूम रही हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, लेकिन उसके पास अपनी बड़ी लिमिटेड एग्जीक्यूटिव फोर्स है। उसने बाकी इदारों से मुआवनत लेनी होती है, वफाक से फंड्स लेने होते हैं। क्या ये तमाम चीजें और तमाम मामलात ऐसे ही होंगे जैसे इलेक्शन कमीशन चाह रहा है? अगर होंगे तो आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुनीफ साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए तो ये डू एंड डाई सिचुएशन बन जाएगी? पहले ही वो इंतखाबात नहीं चाहते थे, IMF पाकिस्तान का मुआहदा होने के बाद महंगाई की नई लहर आने का खदशा है, 170 अरब के नए टैक्स लगने हैं, मिनी बजट आएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और बहुत सी सख्त शराइत पर अमल दरामद करना पड़ेगा। उसके साथ अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाती है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा सियासी घाटा होगा। क्या उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी और उसके लिए वो बहुत इंतहाई कदम उठा सकते हैं?
देखिए, डेस्परेट कदम अगर उठाएंगे, देखिए मुस्लिम लीग नून के बारे में अगर मैं ये कहूं इस वक्त कि डैम इफ आई डू और डैम इफ आई डोंट, वो कहते हैं ना, यू आर कॉट बिटवीन द रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो मुस्लिम लीग नून की तो ये सिचुएशन है कि मरता क्या ना करता। एक तरफ अगर वो इस मामले को मजीद अदालतों के अंदर चैलेंज करते हैं तो वो इस तासुर को तकवीयत देंगे कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते और इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त सबसे बड़ा बहरान है वो मुआशी बहरान है, महंगाई से लोग तंग है। मुस्लिम लीग नून इस पूरे इत्तेहाद के अंदर सबसे ज्यादा अपना सियासी कैपिटल दांव पर लगा चुकी है। बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून को और मुस्लिम लीग नून बहुत एंट्रेंच थी पंजाब के अंदर जब ऑपोजिशन में थी। तहरीक इंसाफ के दौर में भी मुस्लिम लीग नून ने कोई 90%, 85-90% के करीब बाई इलेक्शन जीते हैं और थंपिंग मेजोरिटी से जीते हैं, बड़े तगड़े तरीके से जीते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट हमारे पास सामने जो टेस्टमेंट है वो तो है कि जो इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शन जीते हैं, उससे तो ये जाहिर होता है कि वो मकबूल है। हुकूमत के अंदर इनकम्बेंसी फैक्टर वैसे ही हिट करता है, लेकिन यहाँ तो इनकम्बेंसी से ज्यादा वो मसाइल हैं जिनसे घिरी हुई है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को अपने वर्कर को निकालना है, उसको चार्ज करना है, लोगों को कन्विंस करना है कि ये महंगाई उनकी वजह से नहीं है, जो कि बहुत और मुश्किल और अपहिल टास्क है। लिहाजा अगर कोई चैलेंज है तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए है और ये बहुत बड़ा चैलेंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीफ फारूक साहब। IMF पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पाए हैं, मुआहदा अभी नहीं हुआ, अभी आगे और क्या कुछ होना है और जो मुआशी बहरान है वो कितना संगीन हो सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद IMF का वफ्द किसी भी किस्म के स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर वापस चला गया है, लेकिन जाते जाते हुकूमत को एक बार फिर डू मोर का भी कह दिया गया। अलबत्ता हुकूमत यह दावा कर रही है कि IMF की शराइत पर इत्तेफाक हो गया है, कुछ दिन में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा और IMF के बोर्ड से मंजूरी के बाद $1.2 अरब की किस्त जारी हो जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात के आखिरी दिन वज़ीर आज़म की जानिब से मुआशी इक़दामात करने की यकीन दहानी का खैर मकदम करते हुए IMF ने अपने बयान में कहा कि IMF मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में पॉलिसी उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें तरजीही बुनियाद पर अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को कम करते हुए मुस्तकिल आमदनी के ज़राए पैदा करके फिस्कल पोजीशन को बेहतर बनाना, सैलाब मुतासिरीन और गरीब तबके का समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाना, फ़ॉरेन करेंसी की किल्लत को मरहलावार ख़त्म करने के लिए एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ने और गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए इक़दामात शामिल हैं। एलामी के मुताबिक इन पॉलिसी इक़दामात पर बरवक्त और फैसलाकुन अमल दरामद और दोस्त ममालिक की जानिब से माली इमदाद की यकीन दहानी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और देर बाद तरक्की के लिए अहम है। इन पॉलिसीज़ के निफाज के लिए आने वाले दिनों में वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे, यानी पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने और डिफ़ॉल्ट से बचने से पहले रवा माली साल ये सारे इक़दाम करना होंगे। हुकूमत ने IMF की तमाम पेशगी शराइत मानते हुए मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया है। आज इस हवाले से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि IMF ने MEFP ड्राफ्ट हमें दे दिया है, इसके बाद पीर से IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे और फिर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिल जाएगी और पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। MEFP फाइनल हो जाएगा, के उसके बाद उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है और उसमें फिर फाइनली जब अप्रूवल होता है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट होती है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो ना कोई शॉर्ट डाउन हो सकता है, ना होपफुली उसको वो महले अननेसेसरी उसको एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू। इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह वो ऑब्वियसली रिलीज होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है अप्रूव करेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने IMF के साथ तय पाने वाले मामला की तफसीलात भी बताई और कहा कि 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई टैक्स न लगे जिससे गरीब तबका बराह रास्त मुतासिर हो। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन होगी अभी। इसके अलावा इसहाक़ डार ने कहा कि एनर्जी सेक्टर में जिन इस्लाहात पर इत्तेफाक हुआ है उस पर अमल किया जाएगा, अनटारगेटेड सब्सिडी को कम करेंगे और सर्कुलर डेट के बहाव को रोकेंगे। हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए
उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें, और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ है उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें, और सॉवरेन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी। 300 यूनिट तक जो आपके मेन कंज्यूमर्स हैं उसको यू कांट लाइफ लाइन कंज्यूमर को बोझ कैसे डाल सकते हैं। ये हमारी ये उनसे जो नेगोशिएशन और जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नज़र सेटिस्फैक्ट्री है। साथ ही इसाक डार ने कहा कि पेट्रोल पर 50 रुपये का पीडीएल लगाना था जो लगा चुके, डीजल पर अभी 40 रुपये का पीडीएल लिया जा रहा है, इसलिए 1 मार्च और 1 अप्रैल को इसमें 5-5 रुपये का इजाफा किया जाएगा। और वाजे किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपये की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपये की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपये वो हमें 5-5 रुपये 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। सेल्स टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी ये जो थी, ये मैंने पढ़ा प्रेस में भी था, जो आपकी भी सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने माना ना और उन्होंने कंसीड किया। दैट मीन्स कि हमने म्यूचुअली एग्री किया कि जो पेट्रोलियम जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा, ये एग्री हुआ। इसके अलावा इसाक डार ने दावा किया कि दोस्त ममालिक से पैसे मिल जाएंगे, हमने कुछ अदायगियाँ की हैं वो भी वापस मिल जाएंगी और एक्सटर्नल गैप को पूरा कर लेंगे। जहाँ तक भाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो जिस पे आपने हवेली बहादुर शाह और बल्कि जिक्र किया, दोनों ऑन ट्रैक है। उसके ऊपर बल्कि पिछले 2-3 दिन में भी 1-2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने भी की हैं। नेगोशिएशंस के प्रोसेस में है, कब फाइनलाइज होगा वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेमेंट्स हमने ऐसी की है जो कि नॉर्मल हालात में वापस इफ़ नॉट इमीडिएटली रिन्यू होती हैं तो चंद 2-3-4 हफ्तों में वापस आती हैं। वो भी एक अमाउंट है जो कि इस प्रोसेस में काफ़ी क्यूमुलेट हो गया है और हमारा प्रोसेस चल रहा है उन बैंकों के साथ, तो वो भी अमाउंट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल को गैप जो है उसको हम बिल्कुल फिल कर लेंगे। यानी अभी भी हुकूमत को IMF प्रोग्राम बहाली के लिए मजीद मुआशी इक़दाम करने हैं और फौरी करने हैं। गुज़श्ता रोज़ IMF प्रोग्राम की बहाली की उम्मीद पर स्टॉक मार्केट में जो इजाफा देखा गया था आज उसका उलट हुआ और स्टॉक मार्केट 743 पॉइंट्स की कमी के साथ 41,723 पॉइंट्स पर बंद हुई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर आज ₹1.23 मजीद कम होकर ₹269.28 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर $273 का हो गया। सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम हो गए हैं। इसीलिए हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली ज़रूरी है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि IMF की पेशगी शराइत पर फौरी अमल किया जाए, जिसके असरात महंगाई की सूरत में निकलेंगे। इसी बारे में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा से। डॉक्टर हफीज़ पाशा, शुक्रिया आपके वक्त का। $3 अरब से भी कम के ज़र मुबादला के ज़खायर, उस पर भी IMF से 10 दिन तक मुज़ाकरात के बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ना होना कितनी फ़िक्र की बात है, कितनी तशवीशनाक बात है मुल्क की मईशत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो रिफॉर्म्स और एक्शंस जो हमने कमिटमेंट किए थे सितंबर में, लेटर ऑफ इंटेंट जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसमें सारे रिफॉर्म्स मेंशन थे, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि सितंबर के बाद से रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुई और उसके बरक्स अपने एक्सचेंज रेट पॉलिसी को तब्दील कर दी। तो लिहाजा आपके पास जो वक्त मिला था वो ख़त्म हो चुका है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट सिर्फ उसी वक्त होगा जब जो आपने रिफॉर्म्स कमिट किए थे अपने लेटर ऑफ इंटेंट में 9th रिव्यू के लिए, वो आप मुकम्मल करें। तो अब आपके पास जिस तरह IMF के प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि वी हैव टू मूव क्विकली एंड डिसाइसिवली, लिटरली कुछ दिनों में जो आपने रिफॉर्म्स एग्री किए हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से काफ़ी अंदाज़ा है सबको, वो आप फौरन से फौरन इम्प्लीमेंट करें, इंक्लूडिंग पॉसिबली मिनी बजट।
डॉक्टर पाशा, IMF के पास एक तवील लिस्ट है कि पाकिस्तान ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, जबकि पाकिस्तान ये शिकायत करता रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कई मरतबा कहा कि IMF का रवैया बहुत सख्त है। किसकी राय इस हवाले से दुरुस्त है? मेरा ख्याल यह है कि देखिए, एक सवरेन मुल्क जब एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू करता है सितंबर के महीने में 9th रिव्यू के आगाज में, तो दैट गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स सीरियसली, जो आपने लिख के दिए हैं, कमिटमेंट किया है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने तो ना सिर्फ नहीं किया मगर एक वक्त आने पर उसका ऑपोजिट कर दिया। हमारी इस हुकूमत ने भी एक्सचेंज रेट पॉलिसी में जब उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी रखेंगे, उसको आपने तब्दील कर दिया। तो लिहाजा ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो चुका है पाकिस्तान के बारे में। तो इस मामले में आई थिंक IMF हैज टेकन द राइट पोजीशन। और इसके एक और बहुत बड़ी वजह है कि अगर ये हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज, तो खुदा न खास्ता के दिवालिये की तरफ हम चले जाएंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, ये बात भी सामने आई कि IMF दोस्त ममालिक से कर्ज मिलने की कमिटमेंट चाहता है, दूसरी तरफ दोस्त ममालिक पाकिस्तान से IMF की कंडीशंस की तकमील चाहते हैं। तो अगर दोनों तरफ से ही ऐसा मुतालबा किया जाएगा तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? बात दरअसल ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट टेस्ट ये है कि अगले लिटरली कुछ दिनों में हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स किए थे और जो आपके नेगोशिएशंस में स्टाफ IMF के साथ जो हुए हैं, उनको फौरन से फौरन इम्प्लीमेंट करें। और हमारा सबका अंदाजा ये है कि इंशाल्लाह एक दफ़ा पाकिस्तान ने कमिटमेंट बता दिया टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म, तो इंशाल्लाह जो आपके पास पेंडिंग कमिटमेंट्स हैं वो सब इंशाल्लाह मटेरियलाइज हो जाएंगे। और IMF की छतरी अगर मौजूद रही और हम 10वां और 11वां रिव्यू में भी इस प्रॉब्लम को बहुत सलीके से हैंडल करें, वक्त पे रिफॉर्म्स मुनासिब करें, तो मेरा ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर होना शुरू हो सकती है। डॉक्टर पाशा, इस वक्त जो हालात हो चुके हैं पाकिस्तान की मईशत के, इन हालात में और इन ज़खायर के साथ अगर IMF का प्रोग्राम मिल भी जाता है तो क्या फिर भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाएगा? और जो आगे उसके मुश्किलात हैं उसमें किस हद तक कुछ आसानी की उम्मीद की जा सकती है, या मुश्किलात वैसी ही बरकरार रहेंगी? कुछ अर्से के लिए, इसलिए कि ज़रूरियात जो हैं आपके, देखिए ना, IMF ने जो कहा है कि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बिल्डअप करना है, इस वक्त 3 के करीब हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि आने वाले तकरीबन 1 साल वगैरह में आप 15-16 तक पहुंच जाएं। ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप, मेरा ख्याल ये है कि आपको अनकरीब 9th, 10th, 11th रिव्यू के बाद या उसके दौरान भी आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, जिस तरह अब श्रीलंका कर रहा है। तो उसके नतीजे में आपका जो डेट रीपेमेंट का प्रेशर जो है वो स्प्रेड आउट हो सकता है, खासतौर पे बायलैटरल्स के साथ और कमर्शियल बैंकों के साथ जो आपने कर्जे लिए हैं। और दूसरी तरफ इंशाल्लाह अब मेरे ख्याल से ये होगा कि पाकिस्तान का अगर तिजारती खसारा जो काफी कम हुआ था मगर उसके रीजंस बहुत नामुनासिब थे, अगर उस किसी तरह से एक्सचेंज रेट के थ्रू मैनेजमेंट से एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा होता है और इंपोर्ट्स में कमी आती है नुमाया तौर पर, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की रिक्वायरमेंट कम होती है। आपके डेट रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में आपका डेट रीपेमेंट स्प्रेड होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान फिर से सांस लेना शुरू हो। हफीज पाशा साहब, अगर पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर बोर्ड से अप्रूवल होगी, इस सब में वक्त लगेगा। जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि $3 अरब से भी कम ज़खायर रह गए हैं, फौरी तौर पर हुकूमत को क्या करना चाहिए IMF की शराइत को पूरा करने के लिए कि इसमें जो वक्त है उसको बचाया जा सके और इसको अमल दरामद को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा सके? लिटरली ये दिनों की बात है, आपके पास गुंजाइश नहीं है। अगर आपने डिले किया तो आपके रिजर्व्स जो हैं और कम हो जाएंगे, खुदा न खास्ता वी विल वेरी वेरी बी क्लोज टू दिवालिया।
आपके पास लिटरली इस वक्त घंटे और दिनों का मसला है। फौरन से फौरन मूव करें। इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि इस महीने के तीसरे हफ्ते तक सारा हो जाए और फिर IMF की बोर्ड में मार्च के फर्स्ट वीक में चले जाए और आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, इंस्टॉलमेंट भी आ जाए। क्या इन हालात में रुपया संभल पाएगा डॉक्टर हफीज पाशा? देखिए, आज तो अच्छी खबर यह है कि रुपए ने एब्जॉर्ब किया है ये जो डिले हुआ है। अलबत्ता स्टॉक मार्केट में कमी कुछ आई है 750 पॉइंट वगैरह की। अब देखना है कि ये क्या नॉर्मल रिएक्शन था या कुछ हद तक फिर से इसको कंट्रोल किया गया है। मेरा अंदाजा ये है कि मार्केट देगा कुछ टाइम कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। अगर डिले होने शुरू हो गया तो फिर से खुदा ना खास्ता मार्केट में परेशानी शुरू होने का खतरा जरूर वजूद आ जाएगा। डॉक्टर हफीज पाशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बात करने के लिए। यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।